दीपों की तरफ लगी टकटकी में व्यवधान पड़ा। अरुंधति देवी ने पलटकर रिक्शे के आने की दिशा में देखा। मन में आशा का जलता दीप भड़का, फिर बुझ गया। रिक्शा खाली आ रहा था। उन्होंने चोर निगाहों से थोड़ी दूर बैठे रमन बाबू को देखा, जो प्रत्यक्ष में तो पुस्तक में डूबे थे, पर अरुंधति की मनोदशा से पूर्णतया परिचित थे। अब उम्मीद छोड़ दो अरु, बादल और बहू अब नहीं आएंगे। नहीं, अरुंधति घबरा कर बोली। मैं तो दीपों को देख रही थी। देखो न, टिमटिमाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों बहलाती है खुद को अरु? अरे आधे दीप तो कब के बुझ चुके हैं, कुछ बूझने की कगार पर है। तो उन्हें देख रही थी तो उनमें तेल डालने की याद तुझे क्यों न आई? वो क्या उत्तर देती? अरुंधति कैसे अपनी कमजोरी को प्रकट करती, कैसे बताती कि उनकी नजर दीपू पर नहीं, गली के मोड़ पर लगी है। अब बादल बहू का रिक्शा गली में प्रवेश करेगा। अब करेगा। कितनी देर से दीप जलाया था उन्होंने, जब अधिकांश घरों के दीप आधे जल चुके थे। बेटे बहू की प्रतीक्षा में कल तक नहीं आए। छुट्टी न मिली होगी, पर दिवाली के दिन तो जरूर आ जाएंगे। यही सोचा था उन्होंने। आज तक ऐसा हुआ है भला कि होली दिवाली पर बादल उनके पास न रहा हो? खाना परोसो अरु, बड़ी जोर की भूख लगी है, जानबूझकर रमन बाबू ने कहा। वरना वे जानते थे बेटे बहू की प्रतीक्षा में अब ट्रेन आ रही होगी, लेट हो गई होगी। करते विचारते अरु भूखी ही रह जाएगी। किसी तरह बेमन से उठकर उन्होंने खाना लगाया, पर खाने को उत्साह न था। खीर, कचौड़ी, सूरन की टिक्की, दही बड़ा, पुलाव, सभी कुछ तो बनाया था उन्होंने। बादल के पसंद की सब्जियां और रसगुल्ले भी बनाए थे। रमन बाबू इतने सारे व्यंजन देकर हंस पड़े। खूब दावत बना डाली तूने तो बेटे बहू की प्रतीक्षा में। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सब तो हर बार बनता है। वह थोड़ी सकपका गई। हाँ, बादल भी तो हर बार रहता है। अरुंधति देवी की भर आई आंखों को रमन बाबू ने अनदेखा कर दिया। जानते थे जरा सा छेड़ने भर से सावन की तरफ बरस उठेगी। तू भी खा साथ में, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा, बताए देता हूँ। नाहक क्रोध न करो, मुझे भूख नहीं है। कैसे नहीं है भूख? जबरदस्ती उन्होंने ग्रास अरुंधति के मुंह में ठूस दिया तो अरुंधति के तनाव भरे प्रौढ़ चेहरे पर लाज की लालिमा दौड़ गई। खा पीकर बर्तन समेटकर अरुंधति ने झांका। रमन बाबू सोने के कमरे में जा चुके थे। वह एक बार और आकर छज्जे पर खड़ी हो गई। अब तो गली भी सुनी तो गई थी। पटाखे, फुलझड़ियां घर वैसे भी कम ही फूटते थे। अब तक तो बिल्कुल ही शांति छा गई थी। अमावस की काली रात इस समय और भयानक लग रही थी। उनका स्वयं का मन भी तो आज बड़ा अशांत था। कई दिनों की प्रतीक्षा ने आज दम तोड़ दिया था। कमरे में जब वह पहुंची तब तक रमन बाबू जग रहे थे, लेटे उबासी ले रहे थे। पति के पायताने बैठकर उन्होंने अपना हाथ उनके पांव पर रखा तो उन्होंने रोक दिया। रहने दे, थक गई होगी, बिना मेरे तुम्हारे पांव दबाए तुम्हें नींद आ जाएगी। हंसकर अरुंधति बोली। आएगी तो नहीं? वह भी हंस पड़े। पत्नी की हथेली का चिर परिचित कोमल दबाव रोजाना अपने पांव पर महसूस करने के आदि हो चुके थे। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। अरुंधति उठकर अपने बिस्तर पर आ गई। आज नींद नहीं आएगी और रात भर जगती रही तो दूसरे दिन रमन को पता चल जाएगा। उनकी सूजी आंखें, सिर दर्द सब राज खोल देगा। चुपके से रखी नींद की दो गोली गटक कर वो लेट गई। रमन की चोरी से लेती है, इधर उधर करवट बदलती रही, फिर जाने कब आंख लग गई। सुबह उनकी नींद खुली तो रमन बाबू उठकर बाहर जा चुके थे। श्यामू आकर चौके में धरा उठाई कर रहा था। सिर बहुत भारी लगा। गोली लेने का असर था शायद। सिर पर हाथ धरे बैठी थी कि श्यामू आ गया। अम्मा, चाय लाऊं क्या? मुंह तो धो लूं रे। अभी ठहर जा। बाहर आकर देखा लॉन में रमन बाबू कुर्सी में धंसे अखबार पढ़ रहे हैं। चाय पीकर नहा धोकर वह फिर कमरे में आ गई। उन्हें देर तक बाहर आता न देख रमन भी वही आ गए। क्या बात है अरु, तबीयत तो ठीक है न तेरी? हाँ ठीक है। उन्होंने मुस्कुराने का प्रयास किया। बच्चे नहीं आए आज पढ़ने? आज छुट्टी कर दी है उनकी। चलो कहीं घूम आते हैं। कहाँ चलूं? पाँव फैलाकर अरुंधति बोली। दिल नहीं हो रहा, आराम करना चाहती हूँ। वह तो तेरा चेहरा ही बता रहा है कि तू ठीक से सोई नहीं। लेट कर आराम कर, मैं पुस्तकालय में बैठता हूँ। रमन बाबू चले गए तो अरुंधति फिर लेट हो गई। लेटने का तो बहाना था, वास्तव में वह लेटकर अतीत की छोटी बड़ी वादियों में विचरना चाहती थी, जिसके लिए काम का होना जरूरी था। आंख मूंदी तो 25 वर्ष पीछे का अतीत नाच उठा। शादी की पहली रात को ही अरुंधति में रमन बाबू को क्या देखा कि वह उसे प्यार से तू कहने लगे। उनके हिसाब से अरु बच्ची थी उनके सामने।
शायद अरुंधति के चेहरे का भोलापन उन्हें उसकी अल्हड़ता का एहसास करा दिया। रमन एक इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक थे। घर में सास ससुर और जेठ जेठानी थे। विवाह के 2 वर्ष बाद भी जब अरु की गोद सुनी रही तो शुरू हुआ डॉक्टरों का लंबा चक्कर और कुदरत का अजीब करिश्मा कि दोनों ही संतान पैदा करने में अक्षम थे। पर गजब का संस्कारी परिवार था वह, किसी ने भी उन पर उंगली नहीं उठाई। तब तक जेठानी के 3 बच्चे हो चुके थे, बड़ी लड़की, फिर बादल और तीसरा अंकुश। अंकुश के जन्म के समय मात्र 2 वर्ष के बादल को उसी ने संभाला था। लड़की 7 वर्ष की थी। छोटे में ही जेठानी पुष्पा इतना थक जाती कि बादल को अरु के पास देख निश्चिंत हो जाती। उस दिन बादल को उसकी गोद में डालकर पुष्पा ने कहा था, संभालो अपने लाडले को, मुझे संभालने के लिए ये दोनों ही काफी हैं। यह तेरे हिस्से का है, कल को वापस करने न चली आना। उन्मुक्त हंसी, निर्मल आंखों में छलछलाता स्नेह जेठानी के पांव पर झुक गई थी अरु। जीजी, अरे रोती काहे को है? तुझे रोता देख तेरा यह बादल लाडला भी रोने लगेगा। फिर उस दिन से भी भूल गई अरु की वह बादल की माँ नहीं चाची है। 2.5 वर्ष के बादल को उसने अपने अंक में यूं समेट लिया मानो हवा का हल्का सा झोंका भी उसे उसके आंचल से दूर न कर दे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक ही घर में रहने से बादल को यह महसूस हो गया कि उसकी यहाँ 2 माँ है। पुष्पा को वह माँ कहता और अरु को अम्मा। फिर वह स्कूल भी जाने लगा। उसकी उन्नति, उसकी रुचि, सभी में वह पुष्पा को शामिल करना न भूलती। रमन या कोई सदस्य अरु को नहीं टोकता। बादल के स्नेह में सिमटी वह काफी दूर निकल आई। तब बादल 8वीं में था। रमन की नियुक्ति इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हुई तो अरु और बादल भी साथ चले गए। यूं तो एक साथ रहने से सभी का जाना घर वालों को बुरा लगा, पर बादल के जाने से पुष्पा और उसके पति सुरेश को काफी धक्का लगा। घर साय साय करता, कस्बे से शहर की दूरी ज्यादा न थी, इस कारण आना जाना बना रहा। तीज त्योहार पर सभी कस्बे में आकर साथ में त्योहार मनाते। शहर आए तो उन्हें 2 वर्ष ही हुए थे कि अचानक एक हादसे में पुष्पा के पति सुरेश का देहांत हो गया। वह कपड़े की दुकान पर बैठते थे। उस वक्त बादल के साथ अरु कई दिन घर पर ही रही। तीनों बच्चों को समेटे और बेहाल पुष्पा को संभाले रही। कस्बे में अब रखा ही क्या था। सास ससुर बुढ़ापे से ज्यादा जवान बेटे की मौत से टूट गए। आखिर यही निर्णय लिया गया कि सब कुछ बेचकर शहर चला जाए। छोटा अंकुश भी 7वीं में पहुंच गया था। लड़की ने इंटर कर लिया था। दुकान, थोड़ी बहुत खेती और मकान बेचकर शहर में ही एक बड़ा मकान ले लिया गया। बाकी पैसा बिटिया सैल के विवाह के लिए जमा कर दिया गया। इन सारी क्रियाओं के मध्य पुष्पा खामोश रही, लेकिन धीरे धीरे पति विहीन पुष्पा के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। कभी कभी सास को भी जवाब दे देती, पर दुखी है सोचकर सब चुप लगा जाते। अरुंधति का घूमना फिरना लगभग बंद हो गया। जहाँ जाती पुष्पा को भी साथ ले जाना चाहती, परंतु वह न जाती, और यदि अकेले जाती तो लौटने पर पुष्पा व्यंग्य बोलने से बाज न आती। इस कारण अरु ने ही बाहर निकलना बंद कर दिया। 2 वर्ष के अंतराल पर सास ससुर भी न रहे तो पुष्पा की जुबान और चलने लगी। अरु खामोश ही रहती। उसकी कोशिश यही रहती कि जेठानी के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, चाहे बादल को कम, लेकिन यही भावना एक दिन विस्फोट करा गई। उसने गाजर का हलवा बनाया था, पर थोड़ा ही कटोरी में डाल उसने अंकुश एवं सैल को थोड़ा ज्यादा ही दिया। बादल की कटोरी में कम। पुष्पा भड़क उठी। ओह, यह बर्ताव किया जाता है मेरे बेटे के साथ? आखिर पेट का जाया होता तब न जी चटकता तुम्हारा। जीजी, तभी मैं कहूँ मेरा बादल कमजोर क्यों है? बादल की पीठ पर हाथ फेरती पुष्पा बोली, अरे अभी इसकी माँ जिंदा है, समझी? मारे अपमान के वह बेटे के सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। क्या सोचेगा बादल? माँ वास्तव में उसके साथ पक्षपात करती है। उसने तो उसे अपना समझकर ऐसा व्यवहार किया। पुष्पा का उनके घर आना उनके इतने वर्ष के सुखी जीवन को खत्म कर गया। हर वक्त एक डर समाया रहता, क्या पुष्पा उनका बेटा छीन लेगी? नहीं, बादल खुद ही नहीं जाएगा। उन्होंने उसे पाला है, पढ़ाया लिखाया है, वह उसकी माँ है। लेकिन बादल की त्रासदी ये थी कि न तो वह माँ को नाराज करना चाहता था, न अम्मा को। उसे दोनों से स्नेह था। हाँ, उसके लिए दोनों आपस में कहासुनी करे यह उसे पसंद न था। इसी कारण वह पुष्पा की गैर मौजूदगी में वही अरु का परोसा खाना प्यार से खाकर निकल जाता। पढ़ने में वह अव्वल था ही। इंजीनियरिंग में वह चुन लिया गया। इस बीच सैल का रिश्ता रमन बाबू ने दिल्ली के एक व्यवसायी के डॉक्टर पुत्र से तय कर दिया। बेटी के विवाह के समय पुष्पा शांत रही, कहीं कोई विघ्न डालने का प्रयास भी नहीं किया। शादी आराम से हो गई, लेकिन बादल के इंजीनियरिंग करने के बाद जब एक स्थानीय फर्म ने उसे इंजीनियर की नौकरी दे दी तो
उसके रिश्ते की बात उठी तो वह अचाल हो उठी। बादल के लिए अरु ने कई वर्षों से एक लड़की देख रखी थी, पढ़ी लिखी सुंदर, रमन के ही मित्र की लड़की थी, पर पुष्पा बिदक गई। इंजीनियर है मेरा बादल, ऐसी वैसी लड़की से ब्याह न होगा, मैं रिश्ता तय करूंगी। फिर रमन बाबू कहने पर अरु ने बादल के विवाह का जिम्मा जेठानी पर ही डाल दिया। कई रिश्तों में से एक ठेकेदार की बेटी को पुष्पा ने पसंद किया तो अरु ने मन मार कर लेकिन धूमधाम से बादल का विवाह कर दिया। पिछले जाड़ों में बादल का ब्याह हुआ था। रस्म के अनुसार पहली होली में बहू के साथ वह ससुराल चला गया था। छुप छुप कर कितना रोई थी अरु। इन सब चरणों में अरु को अपना स्थान सिमटता प्रतीत हुआ था। उआस होली के बीते एक और धमाका हुआ। बादल ने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए मुंबई में आवेदन किया था। वहां उसकी नियुक्ति हो गई। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। अरु फैल गई। मुझे क्या पता था मैं वहां चुन लिया जाऊंगा। मेरे पास तो इतना अनुभव भी नहीं था। दोस्तों के कहने पर भर दिया था। बादल ने सफाई दी। ठीक है, छोड़ दे, लेकिन तू मेरे साथ ही रहेगा। यहाँ का वेतन पद बहुत अच्छा नहीं है अम्मा। भविष्य के लिए कोई स्कोप नहीं है। पर मेरा भविष्य तेरे बगैर कहाँ रहेगा बेटे। वह रो दी। शशि है, माँ है, अंकुश है, वह तो लखनऊ में ही है। मैं आता जाता रहूंगा। शशि यहाँ रहेगी तो मुझे रोटी बनाकर कौन देगा। वहाँ मेस में खा लूंगा। अकेले की क्या चिंता नहीं। उन्होंने खाने पर विचार किया तो रोकने की जिद छोड़कर कह बैठी, तुझे खाने की तकलीफ हो जाएगी। जीजी ठीक कहती है, तू शशि को ले जा। नहीं अम्मा, शशि यहीं रहेगी तुम्हारे पास। बाद में ढंग का मकान देख लूंगा तो सब साथ चलेंगे। अरुंधति के जलते दिल पर मानो ठंडी फुहार पड़ गई। कितना ध्यान रखता है बादल। बेटा तो उन्हीं का है। वह बहू ने भी कुछ न कहा, पर पीछे ऐसी खिचड़ी पकी कि बादल के साथ बहू ही नहीं पुष्पा भी चली गई। बादल खामोश नहीं वरन उदास था। लगता था कोई जबरदस्ती उसकी डोर पकड़े उसे लिए जा रहा है। उस दिन अरुंधति रोई नहीं थी। बादल का कंधा पकड़कर गिड़गिड़ाई थी, तू वादा कर हर त्योहार हमारे साथ मनाएगा। तुम्हारा पांव छूकर आशीर्वाद लिए बगैर कोई पर्व सफल हुआ है भला। भरे गले से बादल ने कहा, फिर मुंह फेरकर झटके से निकल गया। टप पांव पर कुछ ठंडा एहसास हुआ। आंखों से एक बूंद आंसू अरु के पांव पर टपक गया था। अरु रो रही है। रमन बाबू की आवाज पर उन्होंने आंखें खोलकर देखा। वह एक कागज लिए थे। तार भेजा है अंकुश ने। हो सकता है फोन का प्रयास किया हो, पर इधर 3-4 दिन से अपना फोन खराब था ना। लिखा है वह भी मुंबई जा रहा है, नहीं आ सकेगा। अरे तू सुना नहीं। तूने उसे चुप देख उन्हें आश्चर्य हुआ। सुन लिया। वह उठकर बैठ गई। हो सकता है तबीयत वगैरह खराब हो गई हो। फोन भी तो अभी नहीं मिला है उसे। कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। अब उन्होंने ध्यान दिया। वह बोलते जा रहे हैं। अरु का ध्यान कहीं और है। वह पत्नी के पास खिसक आए, उसका कंधा पकड़कर बोले, देख अरु, मैंने आज तक तेरे और बादल के विषय में तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, पर तू क्यों मरीचिका के पीछे भाग रही है। बादल हमारा बेटा नहीं है। अरे कुदरत को देना ही होता तो क्या हमें निसंतान रखता। फिर बादल की जरूरत भाभी को हमसे ज्यादा है। वह उसका सहारा है अरु। उन्होंने जिन निगाहों से पति को निहारा, रमन बाबू दहल उठे। पर इतना तय था कि यदि आज भी वह अरु को बादल की ममता से खींच न पाए तो अरु को बीमार होने से बचा न सकेंगे। वह भाभी ही तो थी जिन्होंने निस्वार्थ तेरी गोद में बादल को डाल दिया था, अपना परिवार, अपनी गृहस्थी के लिए। वह तरस रही है बादल में। वह सब कुछ पाना चाहती है, पर मेरा क्या कसूर है। रुंधे गले से उन्होंने पूछा, तेरा कसूर यही है कि तूने पराई चीज को अपना समझ लिया। सारा जीवन तूने झूठी ममता के हवाले कर दिया। अपने स्वयं से लापरवाह हो गई। तुझे तो इतनी अच्छी पेंटिंग आती थी, वह भुला दिया। तुझे नर्सरी का शौक था, वह भूल गई। अपने फुर्सत के क्षणों में अपने शौक को तराशो अरु। देखना उन नन्हे नन्हे पौधों से जब तू बतियाएगी तो कैसे झूम झूम कर वह तेरी बात का जवाब देंगे। रमन बाबू चले गए और अरु सोचने लगी कि जिसने कभी भी उनकी मर्जी में दखल नहीं डाला, उसके शौक के विषय में कैसे इतना कुछ जान गए। वह जहाँ की तहाँ रही और पति की गरिमा से युक्त रमन बाप बाजी मार ले गए। शाम तक वह यूं ही बैठी रही। खाना भी बेमन से खाया। रमन बाबू बाहर ही बैठे रहे। वह जानते थे ममत्व की डोर एकदम से नहीं टूटेगी। अरु प्रयास करेगी तभी वह बंधन से मुक्त होगी। वह उठकर बाहर आ गई। आज ध्यान से देखा, घर के चारों तरफ काफी जमीन थी। एकाध पौधे तो लगे थे, परंतु हरियाली न थी, उदासी व्याप्त थी वहां। तभी बादल के घर की तरफ नजर उठ गई। मिसेस कर्नल जो विधवा थी पौधों को पानी दे रही थी। साथ में उनका पोता भी था 5-6 वर्ष का। उसे देखते ही उन्हें बादल का बचपन याद आ गया। गोल गोल काली आंखें, कैसे मटकाता था गोरा स्वस्थ बादल। जाने क्यों प्रकृति का
प्रकृति का यह नियम है कि जब अपने बेटे की याद आती है तो उसका बचपन ही ज़्यादा याद आता है। शायद इस कारण कि जीवन की यात्रा में वही एक निश्चल सरल ठहराव होता है। तभी उन्हें महसूस हुआ उनके साथ तो प्रकृति की ज़्यादा मेहरबानी है, पति है साथ में। सच ही देखा तो बगल में रमन खड़े थे। क्या देख रही है? सोच रही हूँ सब्जियाँ किधर बोऊं और फूल किधर। रमन बाबू ने झुककर प्यार से पत्नी की आंखों में झांका, फिर हौले से पूछा, चले कहाँ? वह घबरा गई। नर्सरी, बीज और पौधे लेने। ओह, मैं समझी। आगे कुछ कहने के पूर्व उनका चेहरा रक्तिम हो उठा। तो दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।